Good morning and a very, very happy morning. We are reading the Ikigai Journey. We are on chapter number 7 और टाइटल है एम्यूलेटिंग यानी नकल मारना, डिस्कवरिंग खोज करके उसकी नकल मारना और उससे भी बेटर बना देना। बुक के शुरू में हमने क्या बात की थी? बुलेट ट्रेन की। ये मिरेकुलस जो खोज हुई, इसका रियल में श्रेय किसको जाता है? वो जाता है रिचर्ड ट्रेविथिक को, एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने सबसे पहली ट्रेन बनाई और उनका जो पेटेंट था वो सैमुअल होमफ्रे ने खरीदा, जो एक स्टील के बिजनेस में थे। उनको जब ये पता लग देखा कि उन्होंने मशीन किस चीज़ को केपेबल कर सकती है, तो उन्होंने दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में शर्त लगाई कि ये जो लोकोमोटिव है ये 10 टन आयरन यानी लोहा 15.7 किलोमीटर ट्रैक पर एक दूसरे विलेज के अंदर लेके जाएगा। और 1804 21 फरवरी को जब बहुत सारे लोग, मतलब ग्रेट एक्सपेक्टेशन थी कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, 5 बॉक्स कार लोहे से भरी हुई जिसके अंदर 70 आदमी भी चढ़े, उन्होंने 4 किलोमीटर की जो जर्नी थी, 4 किलोमीटर पर आवर की जर्नी से इसे वो लेके गए। और अगर इसके अंदर आयरन वगैरह ना भरा हुआ होता तो यही लोकोमोटिव जो है 25 किलोमीटर पर आवर तक चल सकता था। तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में होती है ना, उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, और हम इंसानों की जो कैपेसिटी है हर चीज़ को इम्प्रूव करने की, वो प्रैक्टिकली ना अनलिमिटेड है। ये चीज़ किसी भी चीज़ पे अप्लाई करती, चाहे वो आपका पर्सनल प्रोजेक्ट हो या प्रोफेशनल, या चाहे आपको वो बड़ा छोटा सा दिख रहा है, वो इनसिग्निफिकेंट दिख रहा है, तो भी उसके अंदर होती है कि इसकी प्रोग्रेस की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। मैं जब लेह लद्दाख गई, मैंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क को देखा। मैंने वहां देखा कहाँ एक कॉटेज पहाड़ों के बीच में बनी, तो मैं हैरान हो जाती कि इंसान क्या क्या कर सकता है। जब अभी मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो दिस इज़ वेरी ट्रू। हमारी इम्प्रूव करने की कैपेसिटी, हमारी चीज़ों को क्रिएट करने की कैपेसिटी बिल्कुल, मतलब आप इसे काउंट में नहीं कर सकते। दिस इज अनलिमिटेड, इन्फिनिट। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि वो ना अपना एक जर्नल पढ़ता था, और फिर कुछ दिनों के बाद में बिना उसे दोबारा देखे लिखने की कोशिश करता था और उसको कंपेयर करता था कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट से कितना मिलता है। ये अनयूजुअल नहीं है, बहुत बड़े बड़े पेंटर्स कॉपी करते हैं उन पेंटर्स को जिन्हें वो एडमायर करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि उनका फाइनल रिजल्ट ओरिजिनल के साथ कैसा था। जापान में, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं ना, अरे उसने मेरी नकल मार ली, उसने ये कर लिया, जापान के अंदर कॉपी करने को नेगेटिव नहीं कहा जाता है जब तक कि आप उसे इम्प्रूव करें, उससे बेटर करें। बल्कि बुक बताती है कि बहुत ही एक्लेम्ड आर्ट जो है यूक्यू ए प्रिंस जो है, वो एक ग्रेट वेव कनागावा विद माउंट फ्यूजी जो बैकग्राउंड में थी उसकी ओरिजिनल की कॉपी है। और इन रियलिटी जो रियल पैटर्न है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो रिप्रोडक्शन है उसी की वैल्यू है। बहुत सारे जैपनीज शब्द क्या मीन करते हैं? कॉपिंग क्या है कि किसी के भी कॉन्सेप्ट का रिफ्लेक्शन होना, और ये रिफ्लेक्शन ओरिजिनल से ज़्यादा सुंदर हो सकता है। तो अगर आप देखें कि जहाँ पे जो चीज़ खत्म होती है, नया आदमी उसके ऊपर से उसको आगे शुरू करता है, इजंट इट? स्टैंडर्ड बेंचमार्क ऑलरेडी बन जाते हैं, हम उसके आगे से उसे शुरू करते हैं, यहीं से प्रोग्रेस होती है। हमारे वेस्टर्न दुनिया के अंदर जो चीज़ें जितनी एंटीक होती हैं, पुरानी होती हैं, उनको कॉफ़ी टेबल बुक्स में लाया जाता है, उसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है ना? लेकिन जापान के अंदर इंट्रिंसिक ब्यूटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ये कॉपी है या पुराने ओरिजिनल को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा जो जापान का एजुकेशन सिस्टम है, ये बेस्ड ही है रेपिटिशन ऑफ काटास। यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को कॉपी करते हैं। सो यहाँ पे ऐसे ग्रैंड श्राइन की बात करते हैं जिसे हर 20 साल के बाद में तोड़ के एग्जैक्टली सेम बनाया जाता है, और ये ईयर 690 से चल रहा है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो अभी तक इसे 60 बार बनाया जा सकता है, ओरिजिनल को दोबारा एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करके। सो शिंटोइस्ट थिंकिंग के हिसाब से
जो ट्रेडिशन, जो हमारी प्राचीनता होती है, ये हेल्प करती है कि साइट की फ्रेशनेस और प्योरिटी को, तो सेम वैसा का वैसा बनाते हैं। तो लेकिन ये जो रीबिल्डिंग ट्रेडिशन है, इसको बहुत सारे लोग अच्छा नहीं मानते। वो ये सोचते हैं कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में होना चाहिए था। लेकिन ये ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि ये इस चीज़ की वैल्यू क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पे वो बताते हैं कि 4th सेंचुरी तक जापान के अंदर कोई भी लिखने वाली लैंग्वेज नहीं थी। उन्होंने अपना सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने चाइनीज़ राइटिंग सिस्टम को उठाया, वहाँ का जो हानजी राइटिंग सिस्टम था उसको उठाया, और ये परफेक्ट फिट नहीं था उनकी लैंग्वेज के अंदर जाके। उन्होंने उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स को चेंज किया, कुछ ऐड किया, उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर बना लिया। उन्होंने कुछ ऐसा लिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसको अडेप्ट करा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। सेम चीज़ हुई बुलेट ट्रेन के अंदर, जो ऑलरेडी चीज़ें बनी, ट्रेन्स को इवॉल्वमेंट हुई हुई थी, वहाँ से लेके ही उन्होंने आगे काम किया। अगर हम मांगा की बात करें, जो कि जापानीज कार्टून है, उसका भी जो स्टाइल है सारा डिज्नी कार्टून्स पे से उठाया गया है। टेजुका जिन्होंने इसको बनाया, जो जिन्होंने ये कॉमिक बनाया, उन्होंने अपने आप को अलाउ किया कि वो डिज्नी के कार्टून से अपने आप को इंस्पायर करें, उन्हें अडेप्ट करें, और फिर अपने देश की जो आर्ट है, उसमें देश की जो सोचने का तरीका है, उस पर अडेप्ट करें और एक नया चीज़ क्रिएट करें। जापान के लोग जाने जाते हैं बहुत तेज़ी से कॉपी करके और उसमें इम्प्रूवमेंट करने में। तो अगर वो देखेंगे ना कि अमेरिका के अंदर कोई बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, फट से उसको कॉपी कर लेंगे। जिस समय स्टारबक्स जापान के अंदर अपने कॉफ़ी शॉप बना रहा था, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कैफेटेरिया चेन्स थे जो बिल्कुल स्टारबक्स के मॉडल पे थे। ऑलरेडी जापान ने उन्हें कॉपी कर लिया था। 7-Eleven ने जब जापान को इन्वेट किया अपने 24 आवर शॉप से, जापानीज ने उनको सिर्फ उनके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को कॉपी ही नहीं किया, उन्होंने उसको खरीद के उसे एक जापानीज कंपनी बना लिया, खरीद के उसे और इम्प्रूव किया, और खुद अमेरिका को कॉन्कर किया और ज़्यादा शॉप्स खोल के विद जापानीज प्रोडक्ट्स इनटू इट। कमाल है ना। इस तरह हैम का एग्जाम्पल देते हुए, फ्रॉम स्पेनिश कंपनीज, और विस्की का एग्जाम्पल देते हुए, जहाँ पे स्पेनिश कंपनीज को बहुत चिंता होने की ज़रूरत थी कि जापान ने उनकी बेस्ट स्कॉटिश जो डिस्टिलरीज थी, उसके प्रोडक्ट को बेटर करके इतना अच्छा कर लिया कि वो ब्रिटिश टेस्टर्स ने दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट का नाम दिया। तो आपको क्या करना है, आप चूज़ करें कि किसी का काम जो आप बहुत ही एडमायर करते हैं, जो आपका जो काम है उससे रिलेटेड हो, म्यूज़िक, राइटिंग, ड्राइंग, इवन कुकिंग, कुछ भी हो। एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज करिए राइटिंग आपके लिए एक अच्छी बात है, आप आराम से कर लेते हैं, और आपका काम है नॉवल राइटिंग का। तो आपको क्या स्टेप्स को फॉलो करने हैं। सबसे पहले ये देखें कि ऐसा कौन सा नॉवल है जिसने आपके ऊपर बहुत ही इम्प्रेशन बनाया, आप उससे इम्प्रेस्ड हैं। अब इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लिखें कि ये आपके लिए इतनी अपीलिंग क्यों है। कोई एग्जाम्पल्स लें, कोई सरप्राइजिंग डायलॉग्स, कोई ब्यूटी ऑफ डिस्क्रिप्शन, ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द प्लॉट, क्या है आप उसको लिखें। अपने बिजनेस के हिसाब से आप लिखो, तो जो भी बिजनेस आप करते हैं उसके हिसाब से। अब उस नॉवल का डिटेक्ट करें वीक पॉइंट, कि भाई ये यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ा रहा है। ये बुक कह रही है ये याद रखें कि कोई बहुत मास्टर पीसेस होते हैं ना, उसमें भी ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ पार्ट जो बहुत स्लो हैं, एंडिंग जो है वो बिल्कुल क्रिस्प नहीं है, उसको नोट करें। ऐसे दूसरे वर्क्स को खोजें जिसके अंदर ये कमजोरियां ना हो। अब इन वर्क्स के अच्छे पॉइंट्स को, जो आपने पहले लिस्ट बनाई है कि भाई एक आपके हिसाब से एक आइडियल नॉवल कौन सा होता है, उसके अंदर दोनों को, उस इम्प्रूवमेंट को मर्ज कर दें। आपके पास में क्वालिटीज़ की लिस्ट आ गई कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे वैसे। अब इन सारी क्वालिटीज़ के साथ में आप अपनी बुक लिखनी शुरू करें, कि अब आपके पास में लिस्ट है कि एक नॉवल लिखने के लिए कितने पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक होने चाहिए। उसको यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, यूज़ इट एज अ गाइड। हो सकता है पहली बार में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने लिए गाइडलाइंस ठीक बना ली है ना, तो आप अपने वर्क को उस ओरिजिनल वर्क से बेटर ज़रूर कर पाएंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट जो पहले लोगों को कॉपी करते थे, फिर लोग उन्हें कॉपी करने लगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया बना ही लेते हैं लोगों से इंस्पायर होके। बुक में बल्कि ये भी बताया गया है कि क्रिएटिव बनने के लिए 10 चीज़ें जो आपको किसी ने नहीं बताई। तो एक बुक है ऑस्टिन क्लियोन की, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट।
यहाँ पे 10 पॉइंट्स बताए गए कि कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट करें आपको कैसे उसमें से इंस्पायर होना है। तो उसका जो सबसे पहला क्या है, एक कोई भी अपने सामने मॉडल लें कि भाई हाँ, मैं ये मेरा एक आइडियल है और इसको आपको इमिटेट करके इसे आउटडू और इससे बेटर करना है। ये कोई प्लेजराइजिंग नहीं है, ये कोई चोरी नहीं है, लेकिन एक आप रिमार्केबल एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोई व्यक्ति के काम करने का ढंग भी हो सकता है या उसका काम भी हो सकता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे अपने प्रोजेक्ट का। आप ये वेट ना करें कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कैसे करूँगा, ये मोशन क्या, अभी इसको शुरू करें। जो भी चीज़ें आपके पास में हैं, जैसे जैसे आप काम करना शुरू करेंगे आपको अपनी पहचान, अपना टैलेंट और अपनी इकिगाई पता लग जाएगी। जैसी बुक आप पढ़ना चाहते हैं वैसी बुक आप लिखें। आपको लग रहा है कि भाई किसी चीज़ में ये कमी है बुक्स के अंदर और अभी ऐसा नहीं किया गया है, हो सकता है यही आपकी लाइफ का मिशन हो, तो डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट। पॉइंट नंबर 4 में राइटर कहता है कि हम इतना ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठने लग गए कि अपने हाथों को यूज़ नहीं करते हैं। इन कंप्यूटर्स ने हमारी फीलिंग्स और रियल में चीज़ें जो करनी है ना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आपको अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना है, सिर्फ ब्रेन को नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, आई हैव किड्स, मतलब बड़े बड़े एडल्ट चिल्ड्रन है हमारे घर में। जो मोशन और एक्शन, मैंने एक दूसरी बुक के अंदर पढ़ा, हम मोशन में रहते हैं, दिमाग चलाते रहते हैं, ऐसा होएगा वैसा होएगा, लेकिन हम उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लेते, तो कभी काम होता ही नहीं है। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि रियल में एक्शन करें। और आपके पास में हॉबीज का होना, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये टाइम पास करते हैं ना, ये हमें हैप्पी करता है। और फिर वापस हम जब अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर आते हैं तो इट इज़ नाइस। हमारी हॉबीज, हमारे पास टाइम भी तो प्रोजेक्ट में बन सकते हैं ना। एक और सीक्रेट पॉइंट नंबर 6 में ये बुक बताती, खूब अच्छा काम करें, लोगों को दिखाएं। डरे मत कि वो कॉपी कर लेंगे। जब आप अपनी क्रिएशंस को लोगों को दिखा बताते हैं, अपने थॉट्स को लोगों को बताते हैं, तो आपको फीडबैक मिलते हैं और नए आइडियाज़ मिलते हैं। अब जिस इरा में हम रहते हैं ना, ये ज्योग्राफी की, अमेरिका बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, ये हमें कंस्ट्रेन नहीं करता है। ट्रैवलिंग ने दुनिया को ना बहुत छोटा सा बना दिया है। और दुनिया ट्रैवलिंग की वजह से नई भी लगती है, नई नई चीज़ें देखने, तो हमारा ब्रेन भी बेटर वर्क करता है। और अगर आपने कुछ क्रिएट करना है तो आप ये भी याद रखें, पॉइंट नंबर 8 कहता है आपको काइंड होना है, दयालु होना है। लोगों से आर्ग्यू करने की जगह अपने पूरी एनर्जी को ना क्रिएटिव पर्पस में लगाएं। पॉइंट नंबर 9 है, कहता है बी बोर्ड, मतलब वो कहता है अगर एक बहुत क्रिएटिवली आपने कुछ किया, बहुत हाई है, लेकिन उसके साथ में उसको परसिस्टेंटली रूटीन में लेके आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका वो आइडिया कंप्लीट हो जाए। जनरली हम एक थोड़ा काम करके जोश में आके चीज़ों को छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। पॉइंट नंबर 10 में वो कहता है कि क्रिएटिविटी ये भी मीन करती है कि आप बाहर जितना आपके ऊपर उसको आप हल्का करें। तो जिस वक्त आप रिसर्च कर रहे होंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, तो इस समय आपको फोकस करना है कि आपका की प्रोजेक्ट क्या है और बाकी सबको छोड़ देना है। मेरे 8 स्टूडेंट्स हैं जो क्राफ्ट करके गिफ्ट पैकेजिंग बनाते हैं। जिस समय मैं उन्हें रिसर्च करने बोलती हूँ, बहुत सारी चीज़ें उनको दिखती हैं और हमेशा मेरे को बोलते हैं, शालिनी मैम इतना कुछ है, हम क्या करें, इतना कुछ है, क्या करें। आई ऑलवेज टेल देम जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव गॉन टू गेट देयर। ये ना हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो भी होता है, जाते हैं कुछ लेने और लेके कुछ और आते हैं, फिर ज़रूरत तो वहीं की वहीं पड़ी रहती है, बाकी प्रभावित हम बहुत सारी चीज़ों से हुए होते हैं। तो दिस इज व्हाट इज सेइंग दैट यू हैव टू बी लाइटर एंड बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू क्रिएट। सो कहने का इस चैप्टर का और स्टेशन का अभिप्राय क्या है? इट इज़ ऑल राइट टू सी समबडीज वर्क एज अ मॉडल, एज एन आइडियल समबडी, एंड देन वहाँ से इंस्पायर होके उसके बेस्ट पॉइंट लेके, किसी और के काम से बेस्ट पॉइंट लेके उसको मर्ज करके एक नया और उसका बेटर वर्जन बनाना इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। सो डियर, आपका हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हों, आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं इससे बेटर कैसे करूँगा। तो इससे बेटर करने के लिए पहले आपको वैसा देखना, उसको ध्यान से देखें, उसकी कमियों को निकालें, उसके अच्छे पॉइंट को निकालें, अच्छे पॉइंट को ले लें, कमियों को इम्प्रूव कर दें, वो आपका वर्जन बन जाएगा। टू शेयर, आपको ये कैसा लग रहा है, इस बुक की जर्नी आपको कैसी लग रही है? हाँ, लोगों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें। और ज़रूर से बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस ऑडियो वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच।